हे, दिस इज नवदीप सिंह। आज हम पढ़ेंगे चक्रीय ग्रुप। चक्रीय ग्रुप क्या होता है? यदि कोई एक ऐसा एलिमेंट जी का ए बिलोंग्स टू जी इस प्रकार है कि जी के प्रत्येक अवयव को एक ही पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है, तो वह ग्रुप क्या कहलाता है? चक्रीय ग्रुप कहलाता है। इसको दर्शाते किस प्रकार हैं? जी a⁻³ -2 a⁻² a1 a2 a3। और अगर योग संक्रिया की बात करें तो -3a -2a -a0 a2 a3 इस प्रकार दर्शाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक ग्रुप है 1 -1 आइटा और माइनस आइटा। जैसे आइटा को इस प्रकार लिखते हैं। आइटा पहला तो आइटा आ ही गया यानी एक आता। आइटा की घात 2 यानी -1 यानी -1 आ गया। आइटा की घात 3 यानी माइनस आइटा। आइटा की घात 4 यानी 1। यानी आइटा की अगर पूर्णांक घातें ली जाए तो उसमें जी के सभी अवयव आ जाते हैं। उसी प्रकार अगर माइनस आइटा की घातें ली जाए तो भी जी का प्रत्येक अवयव को एक माइनस आइटा की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात आइटा और माइनस आइटा क्या हैं? इसके जनक हैं और यह ग्रुप क्या कहलाता है? चक्रीय ग्रुप कहलाता है। जैसे इसी प्रकार देखें 0 1 इंपॉर्टेंट। जी का प्रत्येक अवयव एक उपसमूह है का जनक होता है। याद रखना है, जी का प्रत्येक अवयव क्या करता है? एक उपसमूह का जनन करता है। इसके थ्योरम भी करेंगे। गुणात्मक ग्रुप ए ओमेगा स्क्वायर चक्रीय है तथा ओमेगा स्क्वायर क्या है? इसके जनक हैं। जैसे कि इसमें देखें अपने ओमेगा की घात 3 एक होती है, तो ओमेगा की घात 1 क्या की? ओमेगा की घात 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की घात 3 1। यानी ओमेगा की पूर्णांक घातों के रूप में जी के प्रत्येक अवयव को लिखा जा सकता है। यानी ओमेगा इसका क्या है? जनक है और जी यहाँ पर क्या है? चक्रीय ग्रुप है। उसी प्रकार ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं। अर्थात ओमेगा तथा ओमेगा स्क्वायर इसके जनक हैं। पूर्णांक घातों का अर्थ संक्रिया के कार्य से होता है। यानी पूर्णांक घातों का अर्थ, इसका अर्थ ये नहीं है कि ए को 3 बार लिखा जाएगा। ए की घात 3 है तो ए की घात 3 का अर्थ ए की घात 3 गुणा में नहीं है, ये उस संक्रिया यहाँ पर लगेगी वो है, यानी संक्रिया के कार्य से मतलब है उसका। थ्योरम 2.7 यदि ए किसी ग्रुप जी का कोई एक अवयव है तो h a⁴n बिलोंग्स टू z जी का एक क्या होता है? उपसमूह होता है। ये हमें सिद्ध करना है। h में है पीछे हम करके हैं किसी प्रकार सिद्ध करते हैं। हम क्या करेंगे? x एंड y बिलोंग्स टू जी h, और हम सिद्ध क्या करेंगे? x y इनवर्स बिलोंग्स टू किस में से है? h में से है। लेट x एंड y बिलोंग्स टू h में से ले लिया। अब किसी प्रकार है h किसी प्रकार प्रकाशित है a⁴n, यानी x इक्वल टू क्या होगा? a⁴ मान लेते हैं p है और y इक्वल टू a⁴ क्या मान लेते हैं? q है। p एंड q बिलोंग्स टू किस में से हैं? z में से हैं। x y इनवर्स ज्ञात करते हैं। x y इनवर्स क्या आएगा हमारे पास? x a⁴p a⁻q, तो क्या लिखेंगे? a⁻p और p-q किस में से आएगा? z में से आएगा। इसका अर्थ क्या है? a-pq बिलोंग्स टू h। इसका अर्थ क्या हो गया? x y बिलोंग्स टू किस में से है? h में से है। अर्थात h g का क्या है? उपसमूह है। इससे यह पहले वाली लाइन सिद्ध होती है कि g का प्रत्येक अवयव एक उपसमूह का क्या करता है? जनन करता है। एक उपसमूह क्या करता है? जनन करता है। प्रत्येक कोई भी अवयव लिया जाए, चाहे आइडेंटिटी एलिमेंट है चाहे कोई भी अवयव है, वो क्या करता है? किसी एक चक्रीय उपग्रुप का क्या करता है? निर्माण करता है। प्रत्येक चक्रीय उपग्रुप क्या होता है? आबेली होता है। याद रखना है, प्रत्येक चक्रीय उपग्रुप क्या होता है? आबेली होता है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है कि आबेली ग्रुप चक्रीय हो जाए, ये नहीं है। चक्रीय समूह क्या होता है? आबेली होता है। तो हम चक्रीय समूह लेते हैं। एक मान लेते हैं जी एक चक्रीय समूह है जिसका जनक क्या है? ए है। अब एक जी के प्रत्येक अवयव को एक ही पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसमें से दो अवयव ले लिए x एंड y बिलोंग्स टू जी। अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि x y इक्वल टू y x। सबसे पहले क्या लेंगे? x किस प्रकार लिखा जा सकता है? a⁻m, और y को किस प्रकार लिख सकते हैं? a⁻n। एक्स वाई क्या आएगा? a⁻m a⁻n, तो इसको क्या लिखते हैं? a⁻m+n। और जो प्लस संक्रिया होती है वो कर्मण्य में नियम का पालन करती है। m+n बराबर किसके होगा? n+m के। तो इसको क्या लिखेंगे? a⁻n
ए रेज टू एम, यानी यहाँ पर क्या आ गया y इंटू एक्स, यानी x इक्वल टू वाई, y इक्वल टू एक्स। इसका अर्थ क्या हो गया, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है, आबेली होता है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, यानी आबेली ग्रुप चक्रीय होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि r प्लस संक्रिया के लिए क्या है, एक ग्रुप आबेली ग्रुप है, क्या है, एक आबेली ग्रुप है, परंतु यह चक्रीय नहीं है, क्योंकि प्लस संक्रिया के लिए आबेली होगा। m प्लस एन बराबर किसी को n प्लस एम होगा, जैसे कि 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 1/2 प्लस 1, परंतु इसका कोई भी जनक नहीं है, अर्थात ये चक्रीय ग्रुप नहीं है। इसका अर्थ हो गया चक्रीय ग्रुप आबेली होता है, परंतु आबेली ग्रुप चक्रीय नहीं होता है। नेक्स्ट 2.9, यदि ए चक्रीय ग्रुप ए का जी का जनक है तो ए इनवर्स यानी इसका प्रतिलोम अवयवी जी का क्या होता है, जनक होता है। मान लेते हैं जी एक ग्रुप है जिसका जनक क्या है, ए है, यानी x के इसके प्रत्येक अवयव को x बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल, तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू ए एम, ए की पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, x इक्वल टू ए इनवर्स माइनस एम, इनवर्स माइनस एम। इसका अर्थ क्या हो गया, ये m माइनस एम बिलोंग्स टू जेड है, क्योंकि m पूर्णांक आता है, तो माइनस एम भी बिलोंग्स टू किस में से होगा, जेड में से होगा। अर्थात ए इनवर्स की प्रत्येक पूर्णांक घात को x के प्रत्येक जी के प्रत्येक अवयव को ए इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात ए इनवर्स भी इसका क्या है, जनक है। यानी यदि ए ग्रुप जी का जनक होगा तो उसका प्रतिलोम अवयव भी क्या होगा, जी का जनक होगा। नेक्स्ट 2.10, एक परिमित चक्रीय समूह की कोटि उसके जनक की कोटि की क्या होती है, बराबर होती है। मान लेते हैं जी इक्वल टू ए, यानी ए कोटि का ग्रुप है, सॉरी ए जनक है जी का, एक परिमित चक्रीय ग्रुप है। ऑर्डर ऑफ ए मान लेते हैं क्या है, एन है, ऑर्डर ऑफ ए मान लेते हैं क्या है, एन है। हमें इसलिए क्या करना है, ऑर्डर ऑफ जी भी क्या है, एन है, हम इसलिए करेंगे लास्ट में। मान लेते हैं एक उपग्रुप है एच, इसका जी का किस प्रकार है, ए स्क्वायर, इस प्रकार है ए रेज टू एन इक्वल टू ई, एन कोटि का है। हमें सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच तो बराबर है, हमें सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ जी के बराबर है। इसके लिए हम सिद्ध क्या करेंगे, एच के जितने भी अवयव हैं वो किसके बराबर हैं, जी के बराबर हैं। इसके लिए हम दो केस बनते हैं। फर्स्ट केस, यदि m का मान कोई पूर्णांक m n से क्या हो, छोटा हो। यदि n से वो छोटा है, a रेज टू m बिलोंग्स टू किस में से होगा, मान लेते हैं a रेज टू m किस में से है, g में से है, परंतु वो छोटा है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, a रेज टू m किस में से होगा, h में से होगा। इसका अर्थ क्या हो गया, g h का क्या हो गया, सबसेट। पहले हमें पता है क्योंकि उपग्रुप है, h g का क्या है, सब ग्रुप है, तो जी एच का सबसेट है। तो इस दोनों समीकरणों से देखा जाए तो क्या आ जाएगा, जी बराबर किसके आ जाएगा, एच के आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ एच बराबर किसके हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी, यानी ऑर्डर ऑफ एच किसके बराबर हो जाएगा, एन के बराबर हो जाएगा। दूसरी स्थिति लें, केस सेकंड, यदि m का मान n से क्या हो, बड़ा हो, यानी m को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, एन क्यू प्लस आर, और यहाँ पर विभाजन कलन विधि से है 0 r लेस देन n, यानी r का मान n से छोटा होगा और 0 से बड़ा या उसके क्या होगा, बराबर होगा। अब a रेज टू m इस प्रकार लेने पर प्लस r, a रेज टू n रेज टू q प्लस a रेज टू r, a रेज टू n आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी a रेज टू r, यानी a रेज टू m इक्वल टू a रेज टू r, और a रेज टू m h में से है तो a रेज टू r किस में से होगा, h में से होगा। इसका अर्थ क्या हो गया, g फिर सबसेट किसका है, h का सबसेट है। फिर पहली समीकरण से देखा जाए तो h किसके बराबर हो जाएगा, g के, यानी ऑर्डर ऑफ g हमारे पास क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। नेक्स्ट हम प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह के दो और केवल दो ही जनक होते हैं। प्रूफ करना है कि प्रत्येक अपरिमित
चक्रीय ग्रुप के केवल 2 और द्विविध जन होते हैं। जैसे जेड प्लस के हैं, जेड प्लस के कितने जनक हैं? 2, 1 और -1 इसके जनक हैं। प्रूफ करना है, 2 चीजें शो करेंगे इसमें। फर्स्ट क्या शो करेंगे, मान लेते हैं पहले, माना जी ए एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक क्या है? ए है। तो ए इसका जनक है तो ए इनवर्स भी क्या होगा? इसका जनक होगा। पहले हम सिद्ध करेंगे कि ए और ए इनवर्स बराबर तो नहीं है, कहीं ये बराबर हो। हम सिद्ध क्या करेंगे? ए नॉट इक्वल टू ए इनवर्स, क्योंकि ए और अगर ए इनवर्स बराबर हो गए तो कोटि क्या होगी? फिर जनक कितने हो जाएंगे? एक ही जनक रहेगा। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है? 2 और केवल 2 ही जनक हैं। तो पहले हमें सिद्ध करना पड़ेगा ए नॉट इक्वल टू ए इनवर्स। मान के चलते हैं यदि ए इनवर्स के बराबर है, यानी वह स्वयं का प्रतिलोम है, यानी ए इंटू ए बराबर क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया? 2। और हमें पता है किसी जनक की कोटि और ग्रुप की कोटि क्या होती है? बराबर होती है, यानी ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। परंतु यहाँ पर तो हम क्या ले रहे हैं? अपरिमित चक्रीय समूह ले रहे हैं, और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ क्या बता रहा है? 2 बता रहा है, जो कि विरोधाभास है। यहाँ से अर्थ निकलेगा कि क्या है? ये परिमित है, परिमित ग्रुप है, परंतु वास्तव में ये क्या है? अपरिमित ग्रुप है। अतः ए जो हमने माना है ऊपर वो गलत है। ए नॉट इक्वल टू ए इनवर्स, यानी वह स्वयं का प्रतिलोम अवयव नहीं है। दूसरा पार्ट, इसमें हमें सिद्ध क्या करना है कि इसके अलावा ए और ए इनवर्स के अलावा कोई भी अन्य अवयव नहीं है जो जी का जनक हो। मान लेते हैं ऐसा, यदि ऐसा संभव हो तो ए एम जी का जनक है, माना। यदि ऐसा संभव है, जरूरी नहीं है, यदि संभव हो तो की बात करें। ए जी का जनक है, यानी इसका अर्थ क्या हो गया? जी के प्रत्येक अवयव को ए एम की पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। ए बिलोंग्स टू जी, ए जी में से है, तो ए को ए एम की पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। मान लेते हैं वो पूर्णांक क्या है? एन है। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए रेज टू एम एन। इनवर्स लिया जाए, ए इनवर्स ए एम ए इनवर्स। ए इनवर्स प्रतिलोम हुआ है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, तो ए रेज टू एम एन -1। ये पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है -1, यानी ए की घात क्या है? एक पूरा पूर्णांक है, यानी ये परिमित होगी, यानी ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? एम एन -1, जो कि एक परिमित राशि है, परिमित है। तो ऑर्डर ऑफ जी भी क्या होगा? फिर परिमित हो जाएगा। परंतु जो अपने माना है ऊपर, वो वास्तव में है क्या? ये अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, अतः ए एम इसका जनक नहीं हो सकता। केवल और केवल 2 ही जनक हैं, ए और उसका क्या होगा? प्रतिलोम अवयव। ए इनवर्स केवल 2 ही इसके प्रतिलोम अवयव हैं। नेक्स्ट फ्रॉम, एक चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप भी क्या होता है? चक्रीय होता है, यानी इसका उपग्रुप होगा वो भी क्या होगा? एक चक्रीय ग्रुप ही होगा। मान लेते हैं एक जी एक चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक क्या है? ए है, और एच जी का क्या मान लेते हैं? उपसमूह है। यदि एच जी के बराबर हुआ, यानी उचित हुए, निरर्थक हुए, दोनों के दोनों निरर्थक उपसमूह हुए, तो वो क्या होंगे? चक्रीय होंगे, क्योंकि एच अगर जी के बराबर है तो जी चक्रीय है, तो एच भी चक्रीय होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट एक है, तो यानी ये चक्रीय होगा। अब हमें सिद्ध करना है कि जब इनके अलावा यानी उचित उपसमूह हैं, तो एच को किस प्रकार सिद्ध करेंगे कि वो एक भी एक चक्रीय उपसमूह। मान लेते हैं ए एम इसका क्या है? जनक है। ए एम इसका हम जनक सिद्ध करेंगे कि ए एम की पूर्णांक के रूप में एच के प्रत्येक अवयव को लिखा जा सकता है। मान लेते हैं एच ए धन पूर्णांक विद्यमान है, माना एम वह न्यूनतम धन पूर्णांक है जिसमें ए एम बिलोंग्स टू एच में से है। न्यूनतम धन पूर्णांक है, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है। तो हम लेके चलते हैं ए रेज टू एन बिलोंग्स टू एच। इसी प्रकार के अवयव होंगे ना इसमें, ए रेज टू एन बिलोंग्स टू एच। और यदि एन क्या है? बड़ा है, किससे? एम से, तो हम क्या लिखेंगे इसको? एन इक्वल टू एम क्यू प्लस आर, जहां हमारे पास क्या होगा? आर का मान इससे छोटा या बराबर होगा। परंतु अगर एच में से है तो एच में से इससे छोटा नहीं हो सकता।
m से सबसे छोटा न्यूनतम धन पूर्णांक यानी 1 से लेकर m तक इसमें m से पहले वाली कोई संख्या नहीं है। इसका अर्थ r का मान क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, m से बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि इसमें आएगा नहीं, अर्थात r का मान क्या है हमारे पास 0 है। यानी n बराबर क्या है हमारे पास mq है, यानी an को हम क्या लिख सकते हैं a रेज टू m, am की पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, यानी h इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास am, यानी इसका प्रत्येक ग्रुप भी क्या होगा, चक्रीय होगा। नेक्स्ट थ्योरम इंपॉर्टेंट है ये, यदि एच ए जी इक्वल टू ए एन कोटि का एक चक्रीय समूह है तथा एच इक्वल टू एच यानी एच ए एस जी का एन बटे डी का एक चक्रीय उपसमूह होगा, तो हम देखना क्या है, हमें एक जी दे रखा है जिसका जनक क्या है ए है, और हमें एच दे रखा है जिसका जनक क्या है ए एस है। तो हमें सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ एच जो है, यानी एच की जो कोटि है वो क्या है एन बटे डी है, और जहां पर डी हमारे पास क्या होता है एन, इसकी कोटि ऑर्डर ऑफ ए मान लें या ऑर्डर ऑफ जी मान लीजिए एन, एस सी एफ, एन और एस का क्या है एस सी एफ मान लेते हैं। माना ऑर्डर ऑफ एच हमारे पास क्या है एम है, तो ऑर्डर ऑफ ए एस क्या होगा फिर हमारे पास एम होगा, यानी इसका अर्थ क्या हो गया ए रेज टू एस एम इक्वल टू ई, यानी ए रेज टू एम एस इक्वल टू ई, यानी इसका अर्थ क्या हो गया ऑर्डर ऑफ ए एम एस से एम एस ऑर्डर ऑफ ए से क्या है विभाज्य, ऑर्डर ऑफ ए क्या है एन, यानी एम एस एन से क्या है विभाज्य है। क्वेश्चन फर्स्ट, अब मान लेते हैं माना दो पूर्णांक आर व क्यू सापेक्षिक अभाज्य हैं, क्या है सापेक्षिक अभाज्य हैं, क्योंकि हमें लिखना है डी को, डी किस प्रकार है डी एस सी एफ है किसका और किसका एन और एस का, तो हम एन बराबर लिखेंगे आर डी और एस इक्वल टू क्या लिख देंगे क्यू डी, ठीक, एन एस इक्वल टू क्या लिख दिया आर डी, एस इक्वल टू क्या लिख दिया क्यू डी। अब हम लिखते वापिस एन एम एस, एम एस एन से विभाज्य है तो एन का मान लिखेंगे और एन एम का मान लिखेंगे आर डी क्यू एम क्यू डी, आर एम क्यू, या तो एम आर से विभाज्य है या क्यू आर से विभाज्य है। क्यू आर से विभाज्य नहीं हो सकता क्योंकि आर और क्यू के हैं आपस में सह अभाज्य हैं, इसका अर्थ क्या हो गया एम आर से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 2, अब हम दोबारा लेके चलते हैं ए रेज टू एस आर, इसको किस प्रकार लिखेंगे ए रेज टू एस आर, और हम इसमें मान लिख देंगे एस का, एस का मान क्या है हमारे पास यहां से क्यू डी आर ए रेज टू क्यू, क्यू और आर का मान हमारे पास क्या होगा क्यू और आर डी, सॉरी इसको लिखेंगे आर और डी का मान क्या हो जाएगा एन, तो हमारे पास हो गया क्यू एन, और इसको किस प्रकार लिख सकते हैं क्यू रेज टू एन इक्वल टू क्यू, सॉरी ए रेज टू एन इक्वल टू क्यू, और ए रेज टू एन इक्वल टू क्या होता है ई, आइडेंटिटी एलिमेंट है क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या है एन है, तो क्यू यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया किसके बराबर है यानी ए एस आर, यानी ए एस की ऑर्डर कितनी है ऑर्डर ऑफ ए एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आर, यानी इसका अर्थ क्या हो गया ऑर्डर ऑफ ए एस वास्तव में कितनी थी पहले एम, क्या थी एम, यानी आर किससे विभाज्य है एम से विभाज्य है, यहाँ क्या लिखा था आर एम आर से विभाज्य है आर एम से विभाज्य है, दोनों समीकरणों से देखा जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा कब संभव होगा जब एम बराबर किसके होगा आर के, एम बराबर आर कहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे, एन बराबर क्या आ जाएगा एम डी, तो एम हमारे पास क्या आ जाएगा एन बटे डी, और एम हमारे पास क्या है ऑर्डर ऑफ एच, यानी ऑर्डर ऑफ एच हमारे पास क्या आ गया एन बटे डी। थैंक यू।